हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 64 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड चैप्टर 65 ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। एंड सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया डिराइव्स देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि जो मौलिक अधिकार है भारत में वो किस देश से प्रेरणा लेते हैं? चार ऑप्शंस थे आपके पास, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है यूएसए। यूएसए से हमने कई सारी चीजें ली, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को कैसे आप रिमूव करोगे, ये सारी चीजें हमने कहां से ली? यूएसए से। सो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर, यानी कि सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 और ऑप्शन डी आर्टिकल 29। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 19। इनफैक्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में क्लियरली लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। जहां तक बात है आर्टिकल 15 की, तो वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से। आर्टिकल 24 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर से। एंड आर्टिकल 29 डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। सो ये चीज आपको क्लियर है? ओके। Second question. Originally, the Constitution sanctioned the use of English for official purposes of Union for how many years? यानी कि जो मूल रूप से संविधान ने संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 100 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसने केवल और केवल 15 साल के लिए इंग्लिश के यूज को फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन अलाउ किया था। बट लेटर ऑन जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया, इसने कह दिया कि आप इंग्लिश को यूज कर सकते हो फॉर एवर इवन आफ्टर 1965। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोर्ड इज ऑफ 3 इयर्स। यानी कि जो सहकारी समितियों का बोर्ड होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनका टर्म 3 साल का होता है। सेकंड, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल फाइल रिटर्न्स विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला होता है उसके 6 महीने के अंदर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 3 साल का नहीं होता, वो होता है 5 साल का। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न 6 महीने के अंदर फाइल करना पड़ता है विद इन द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। Fourth question. Which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हर एक राज्य सरकार को जो बच्चे हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में उनको मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए? ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एंड क्वाइट फैक्चुअल भी था ये क्वेश्चन, मतलब समवट आई बिलीव कि ये हार्ड भी था। सो चार ऑप्शन है, आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 351। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 350 ए एंड इट वाज एडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको आर्टिकल्स याद हो या फिर जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया हो।
जहां तक बात है आर्टिकल 349 की, वो डील करता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉस रिलेटेड टू लैंग्वेज से। आर्टिकल 350 बात करता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस। एंड आर्टिकल 351 बात करता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यानी कि आर्टिकल 351 में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट्स है हमारे, उनको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, which constitutional amendment provided constitutional status to cooperative societies? यानी कि जो सहकारी समितियां हैं, उनको किस अमेंडमेंट एक्ट ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? ए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 97th ने, डी 101st ने। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? 2011 में। जहां तक बात है 61st की, तो इसने क्या किया था? वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया था। 91st ने 15% वाला सिस्टम स्टार्ट किया था। 15% वाला सिस्टम यानी कि जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस से ज्यादा नहीं होगी। एंड 101st एक्ट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने कई सारी चीजें की, जैसे कि इसने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया अंडर आर्टिकल 19। इसने आर्टिकल 43B के अंदर एक नई डीपीएसपी ऐड की ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड इसने एक पूरा का पूरा पार्ट यानी कि पार्ट 9 भी ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 9 डील करता है पंचायती राज से, एंड पार्ट 9A डील करता है म्युनिसिपैलिटी से, पार्ट 9B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो हिंदी है हमारी वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। सेकंड, एट प्रेजेंट 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज 14 लैंग्वेजेस, यानी कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड है? 14। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि हिंदी जो है वो भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस स्पेसिफाई की गई हैं? 22, ना कि 14। ओरिजिनली 14 थे, बट लेटर ऑन अमेंडमेंट के थ्रू कितनी कर दी गई हैं? 22। सो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। अब ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है इनके बारे में पढ़ते हैं। सो आसामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है। ओके। ओरिजिनली 14 थी, लेटर ऑन ऐड कर करके कितनी हो गई? 22। जैसे कि सिंधी was added by 21st Amendment Act of 1967, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली was added by 71st Amendment Act of 1992, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली were added by 92nd Amendment Act of 2003. Okay. Seventh question, which among the following languages was first accorded with the status of classical language? यानी कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ए उर्दू, बी नेपाली, सी तमिल, डी संस्कृत। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी तमिल। इसे कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? 2004 में। इसके बाद संस्कृत को दिया गया 2005 में। जहां तक बात है उर्दू और नेपाली की, तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं है। एट प्रेजेंट 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल को स्टेटस मिला 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में एंड उड़िया को 2014 में। ठीक है। सो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है
और ये लैंग्वेजेस आपको याद होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसको कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेकंड, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रमोट द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज। अब करेक्ट क्या है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो इलेक्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाए। वो डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहेंगे, जिसे ऑथोराइज करेंगे, वो इलेक्शन करवाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ऐसा क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। ओके ना? एंड दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सेंटर की ड्यूटी केवल और केवल हिंदी को प्रमोट करने की है, ना कि संस्कृत को। ओके, सो यहां क्लियर होना चाहिए आपको। 9th क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन 1955। यानी कि 1955 में राष्ट्रपति द्वारा जो राजभाषा आयोग नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए यूएन देवर, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी बीजी खेर, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बीजी खेर। ये रहे बीजी खेर। एंड इन फैक्ट इट्स वर्थ टू नोट कि बीजी खेर बॉम्बे के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। पहले क्या था कि महाराष्ट्र और गुजरात एक स्टेट था, उसको बॉम्बे कहा जाता था। ओके, लेटर ऑन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। बट बॉम्बे के जो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बीजी खेर, जो लेटर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे। यूएन देवर की अगर बात करें, सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट कमीशन टू रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। काका कालेलकर was the chairman of first backward class commission and Morarji Desai was the chairman of first administrative reforms commission and Morarji Desai आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 10th question, which schedule of the Indian Constitution deals with official languages? यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या फिर 8th शेड्यूल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 8th शेड्यूल। यानी कि जो 8वीं अनुसूची है, वो बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22। ओके, जहां तक बात है फर्स्ट शेड्यूल की, वो बात करती है टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, यानी कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका एरिया क्या है। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की। एंड फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज की। ओके, 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव पार्ट 3, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 18। on the other side we have official languages, fundamental rights, municipalities, cooperative societies। अब आपको बताना ये है कि कौन सा पार्ट किस चीज से डील करता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फाउंड आउट द करेक्ट वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 3 है हमारा, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। पार्ट 9B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। एंड जो पार्ट 18 है, बचा क्या? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो इजी है, पार्ट 18 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, यानी 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ओके, 12th question, cooperative societies is a subject enumerated in which list of 7th schedule? यानी कि जो सहकारिता समितियां हैं, वो 7वीं अनुसूची की किस सूची में वर्णित विषय है? अब 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्क्रेंट लिस्ट है। इन तीनों में से किस लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्क्रेंट लिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब 7th शेड्यूल में इसका मेंशन ही नहीं है। ये क्या है? ये एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट है। अब इसका सही आंसर क्या है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। इनफैक्ट एंट्री नंबर 32 आप देखोगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देयरफॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ स्टेट सब्जेक्ट। 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज। पहला, it gets financial assistance for setting up a center of excellence for the study of that language। यानी कि जो शास्त्रीय भाषा होती है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ताकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जा सके जहां उस लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। सेकंड, इट नीड टू हैव अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर विच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज। यानी कि उस पार्टिकुलर लैंग्वेज का एक पुराना लिटरेचर होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एंड वैल्यू नॉट इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस कि उसकी कुछ कल्चरल वैल्यू हो, कुछ जो है हिस्टोरिकल वैल्यू हो। ठीक है, करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। यानी कि ये दोनों चीजें जो है क्लासिकल लैंग्वेज के संदर्भ में पूरी तरीके से सही हैं। 14th, the cooperative societies was given constitutional status under the prime ministership of। यानी कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। क्वाइट इजी क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया तो इजिली आप पता कर सकते हो कि कौन था उस समय का प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिला 2011 में एंड 2004 से 2014 के बीच इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 15th, the ideals of justice, social, economic and political had been taken from which country? यानी कि जो न्याय के सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये जो सिद्धांत है, ये जो सोच है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो इसका जो भी आंसर है ना वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो डू कमेंट द आंसर। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 66 पब्लिक सर्विसेज, चैप्टर 67 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड चैप्टर 68 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 3 chapters. Till then, bye bye, thank you, take care and have a good day.